हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से थिंक टैंक यूपीएससी पे। थिंक टैंक यूपीएससी पे हमने एक नई सीरीज का इनॉग्रेशन किया है, दैट इज रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज, जिसका पहला वीडियो ऑलरेडी लाइव है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में, इस सीरीज में हम पूरी लक्ष्मीकांत को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे और साथ ही साथ रिवाइज भी करते चलेंगे। मतलब आपकी एमसीक्यू से प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ रिवीजन भी होगा। ठीक है, हम हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फैक्ट को टच करेंगे और जहां से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है उस एरियाज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप यूपीएससी 2025 में अच्छे से एक अटेम्प्ट दे पाए विद होलिस्टिक प्रिपरेशन। ओके, चलिए तो आज के जो चैप्टर्स हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड सिटीजनशिप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले वीडियो में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब कवर कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए उसको। ओके, चलिए तो जंप करते हैं सीधा अपने पहले क्वेश्चन में बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स। देखिए स्टार्टिंग के 10-15 मिनट जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा रहेगा, एक्सप्लेनेशन बेस्ड रहेगा, जिससे कि आपकी थीम की अंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाए। उसके बाद ही उसी नॉलेज पे, उसी रिवीजन पे हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देख लिया है। अब पूछ रहा है स्टेट की डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 12। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स, पहले तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 है ना। आप ये जानते हैं कि ये जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, दोज आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो स्टेट का मतलब क्या है वहां पे, ये समझना बहुत जरूरी है पहले। ठीक है, तो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझेंगे और डीप में क्या क्या इंक्लूड है। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली इंक्लूडेड है। द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। आई होप आपको पता होगा कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट अलग अलग क्यों लिखा है। अगर नहीं पता तो अभी समझाते हैं, रुकिए। दोनों में फर्क होता है, एग्जीक्यूटिव, दिस इज एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज लेजिस्लेचर। ओके, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, प्राइवेट बॉडी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। तो भाई इसमें से कितने सही हैं? ये सही है बिल्कुल, ये सही है बिल्कुल, ये सही है बिल्कुल, क्या ये भी ठीक है? जी हाँ ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन देते हुए ये डिक्लेयर करा है कि कोई भी प्राइवेट बॉडी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट की तरह काम कर रही है, जो कि बेसिकली क्या है, जो कि रेलेवेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है एज अ पब्लिक बॉडी, अपने फंक्शन, जिसके फंक्शन बेसिकली इफेक्ट करते हैं पब्लिक को, लार्जर ऑडियंस को, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आता है। इसके अलावा क्या आता है बेटा? लोकल बॉडीज जितनी भी हैं, है ना, आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, फिर आपके पंचायत है ना, ये सब भी लोकल बॉडीज जितनी है स्टेट में आती हैं। मतलब कि इनके द्वारा करे गए कोई भी एक्शन के अगेंस्ट आपके पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको इनके आर्बिट्रेरी एक्शन से क्या करते हैं? आपको बचाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा बेटा ऑल फोर, है ना, चारों आर इंक्लूडेड, प्लस और क्या है? लोकल बॉडीज, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है which of the following statements regarding the right to equality under article 14 to 18 of the Indian Constitution is or are correct? ठीक है भाई, तो फंडामेंटल राइट 6 है ना, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18। ठीक है, उसी बारे में बात हो रही है। तो क्या बात हो रही है? आर्टिकल 14 अलाउज फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखो आपको ये फैक्चुअली सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए, 14 से लेकर 32 तक जितने भी हैं एकदम आपको याद होने चाहिए विद टाइटल। पूछ लेता है डायरेक्टली, मैचिंग में देगा, कुछ नहीं देगा तो। ठीक है, चलो देखो, आर्टिकल 14 अलाउज फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अभी बात करते हैं इस पे, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे एक। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 18 abolishes the titles except for military और academic distinctions। देखिए पहले बात होगी आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 में बेटा क्या बात होगी? देखो आर्टिकल 14 दो चीजें बताता है, इक्वालिटी बिफोर
लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, बहुत बहुत कंफ्यूजन रहता है इनको लेके, थोड़ी बात करते हैं इसमें। देखो ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है पहली बात तो, है ना, और ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है ये। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? बेसिकली ब्रिटिश में कॉन्सेप्ट चलता है, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये उसका पार्ट है। ये कहता है कि कोई भी हो, अमीर गरीब, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, कैसा भी, सब क्या है, लॉ सबके लिए बराबर है। लॉ सबके लिए, सब लॉ, या फिर मुझे इससे बेहतर कहना चाहिए कि सब लॉ के सामने बराबर हैं। सबको क्या है, किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं है। मतलब ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यही मेन वर्ड याद रखना, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये रेस्ट्रेंट्स लगाता है। देयर इज लैक ऑफ एनी प्रिविलेज व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट अंडर लॉज। चाहे वो अमीर हो, उसको भी अगर किसी क्राइम के लिए 7 साल की सजा है, वैसे ट्रीट करा जाएगा। कोई गरीब हो, उसको भी वैसे करा जाएगा, है ना। ठीक है, अगर आपको गाड़ी ना चलाने का, हेलमेट पहन के 1000 रुपए चलाना है, 2000 रुपए चलाना है, तो अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी है। दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस क्या है? बेसिकली देखो बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, समझने वाली बात है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस क्या है बेटा? पहली बात तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है, ये इन्फर करता है कि अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, चाहे वो लॉस से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, चाहे फिर उससे आपको कोई सजा मिल रही हो, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस देयर विल बी इक्वालिटी इन ट्रीटमेंट। ठीक है, ये बोलता है। ठीक है, अब आप समझो यहां पे आंसर, तो मतलब पहला क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आर्टिकल 15 अब कहता है प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बेटा याद रखना, यही 5 ग्राउंड है, यही 5 ग्राउंड है। अगर मैं यहां पे ओनली लगा दूं, ओनली, तो तुम कंफ्यूज मत होना, वो भी ठीक ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के तहत बोलता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सिर्फ इन्हीं 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन क्या है, प्रोहिबिटेड है। समझे? मतलब ये क्या है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वेल डिफाइंड है, केवल 5 ग्राउंड्स दे रखे हैं। ठीक है, ऑन ऑल ग्राउंड्स बोल देगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है भाई। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, अब यहां पे क्या है, जेनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर यहां पे लिखा होता ऑन ऑल ग्राउंड्स या अंडर एनी सर्कमस्टेंस, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, बिकॉज इसके लिए भी कुछ स्पेशल ग्राउंड्स दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहां पर भी है, 2 चीजें जुड़ जाती हैं, डिसेंट एंड रेसिडेंस। मतलब इन 7 ग्राउंड्स पे आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या नहीं कर सकते हो, आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं कर सकते हो। समझ में आई ये बात बेटा? ठीक है, तो आर्टिकल 16 यहां पे क्या बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। आर्टिकल 18 abolishes titles except for military और academic distinctions। अच्छा देखो, जैसे कि पहले जमाने में चलते थे ना, खान बहादुर खान, राय बहादुर, राजा नाम के, अगर आपको पता होगा आज भी कई रियासतें चली आ रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत फेमस सैफ अली खान है ना, उनकी क्या है, उनकी जो लेगेसी है वो नवाबों वाली है। ठीक है, उनके पहले राजा महाराजा वाला खानदान रहा है। आज आप क्या करें, अपने नाम के आगे नवाब सैफ अली खान लगाकर घूमें, ऑफिशियली बात हो रही है डॉक्यूमेंट्स में और उसमें, इम्पॉसिबल। ठीक है, नहीं कर सकते ऐसा, बिकॉज आर्टिकल 18 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है इससे। ठीक, अब क्या है, एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, मतलब कि इंजीनियर, डॉक्टर, विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये आप क्या है, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, ये वैलिड है। ठीक है, ओके। यहां पे अच्छा एक क्या आता है, एक डिस्कशन आता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, इन सब का। आपको पता होगा 1977 में आफ्टर इमरजेंसी जब सरकार बनी थी, किसकी बेटा, जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी, या फिर उस टाइम पे जनता पार्टी केवल। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो आज वाली है, तो अलग थी जनता पार्टी की। उन्होंने इस अवार्ड को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक, फिर एक केस हुआ जिसमें हुआ कि भाई ये तो क्या है, ये तो टाइटल्स हैं, ये तो आर्टिकल 18 का वायलेशन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नहीं ये क्या है, टाइटल्स नहीं है, ये क्या है, ये एक तरीके से अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स हैं, उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए दिए जा रहे हैं। हाँ, आप भारत रत्न, पद्म विभूषण, इनको एज अ टाइटल नहीं यूज कर सकते आप। मैं कल को मेरे को भारत रत्न मिल जाए तो मैं ये नहीं लिख सकता हूं भारत रत्न, जो भी मेरा नाम है। ठीक है, चलो, तो यहां पे बेटा चारों स्टेटमेंट सही होते हैं।
तो आंसर पूछ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 एंड 4। ओके, क्लियर क्लियर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ एज पर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझो बात जरा 2 मिनट चैन से दिमाग को ठंडा करके। देखो अभी हमने बताया कि आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, तो आर्टिकल 13 बेटा लॉ को डिफाइन करता है। कैसे? आर्टिकल 13 पहले बोलता क्या है, देखो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 13 बोलता है कि एनी लॉ पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दैट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स या फिर वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। ठीक, ये तो बोल दिया भाई, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन व्हाट अमाउंट्स फॉर दैट लॉ, वो लॉ है क्या, डिफाइन करना पड़ेगा ना भाई, लॉ क्या है, तो ये डिफाइन करता है आर्टिकल 13, मेंशन्ड है। देख लेते हैं एक बार ऑप्शन, फिर डिस्कस करेंगे। इसमें जरा मुझे और ही बात करनी है, ध्यान से सुनिएगा। लेजिस्लेशंस पास बाय द पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, रेगुलेशंस एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस पे बात करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनिए। देखिए आर्टिकल 13 जो है ना, वो बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट होंगे वो लॉ, या फिर वो लॉ वैलिड नहीं होंगे जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, इनको वायलेट करते हैं। भाई देखो कौन कौन से वो लॉज हैं, पहले तो बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट के द्वारा पास करे गए कोई भी लॉ, तो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस, ठीक है, ये बात तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल ठीक हो गया भाई, ठीक है। ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय गवर्नर, अच्छा यहां पे और क्या जोड़ लो, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी है ना, कोई भी दोनों से करता है प्रिवेंट, ठीक, याद हो गया। ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय गवर्नमेंट, अब क्या ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ है, ऑर्डिनेंसेस को लॉ मान सकते हैं, जी हाँ, इसने इंक्लूड करा है, ठीक, गवर्नर प्लस प्रेसिडेंट दोनों के द्वारा पास करेगा ऑर्डिनेंसेस अमाउंट्स फॉर लॉ। अगर कोई ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। रेगुलेशंस एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट एक तो लॉ होता है जो कि लेजिस्लेचर बनाता है, गवर्नमेंट तो कई ऑर्डर्स पास करती है, वो क्या होगा, वो लॉ माना जाएगा। हाँ भाई, इन दिस डेफिनेशन मतलब कि ये कोई ऑर्डर अगर गवर्नमेंट का क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है, दैट कैन आल्सो बी चैलेंज। कोई भी बाय लॉज होंगे वो भी, है ना, बाय लॉज होंगे वो भी, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशन कुछ भी पास करता है वो इंक्लूडेड है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अब आई बात इंटरेस्टिंग, यहां फंसोगे, कहोगे सर ये भी तो एक्ट है, इसको भी तो पार्लियामेंट पास करता है, लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट का, नहीं, आर्टिकल 13 ने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ एज पर आर्टिकल 13। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करा जा सकता है। अब तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब क्या करें, ये तो चैलेंज हो गया बहुत बड़ा, नहीं, देन कम सुप्रीम कोर्ट इन पिक्चर। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई नहीं, ठीक है, ये ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, बट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, दैट विल बी नल एंड वॉइड एंड दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे कि आपको याद होगा एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई थी आई गेस 99th अमेंडमेंट से, है ना बेटा। when BJP's government came to power, this was made for the appointment of Supreme Court and High Court judges, है ना। It was immediately declared unconstitutional by Supreme Court, citing the reason that it hurts the independence of judiciary, that is the part of basic structure of the constitution. Basic structure of the constitution किससे आया था, केशवानंद भारती केस से, और बहुत ही इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, आज भी कोई आप नए फीचर उसमें ऐड करती रहती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्लियर है आपको। तो भाई ये क्या होगा, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, आर्टिकल 13 इंक्लूड नहीं करता, एज पर आर्टिकल 13 पूछ रहा है ना, 13 इंक्लूड करता है। और क्या इंक्लूड होता है, रुको जरा बेटा, आपने देखा होगा ना, जो कस्टमरी लॉज होते हैं
जो कस्टमरी लॉज होते हैं, जो ट्रेडिशनल लॉज होते हैं, वो भी इंक्लूड करे गए हैं भाई। जैसे कि आपने देखा होगा ना, खाप पंचायत चलती है ना, खाप पंचायत चलती गांव में, लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी, फोन पे बात नहीं करेंगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगी, बाल नहीं खोलेंगी, कई तरीके के होते हैं ना ट्रेडिशनल कस्टम्स। ठीक, उसको क्या है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, वो भी अगर कोई क्या करते हैं फंड, क्योंकि यार ये क्या है ना, इंडियन कस्टम ट्रेडिशन का देश है इंडिया की नहीं, हर जगह कस्टम ट्रेडिशन होते हैं, कई कई जगह कस्टम ट्रेडिशन और ट्रेडिशनली लॉ जो सालों चलते आ रहे हैं, सैकड़ों सालों से, उन वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि दे हैव एन इफेक्ट ऑफ लॉ इन दैट सोसाइटी, है ना। तो उनको भी क्या, अगर वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं अलाइन करते हैं, इनको वायलेट करते हैं, तो उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा सकता है। इस हद तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी इंक्लूडेड है, लॉ में मेंशन्ड है, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा आंसर, यहां तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ओनली। ओके, क्लियर, क्लियर है सारी बातें। देखो, अगर कुछ भी आपको इनपुट देना हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में क्या करिए, अपना कमेंट ड्रॉप करिए, और ये पूरी सीरीज कवर कराएगी लक्ष्मीकांत। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। अब बात आ गई है भाई किसकी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की। तो अब हमें जरा फंडामेंटल राइट्स एज अ कॉन्सेप्ट पे बात करनी पड़ेगी। ओके, चलो, पहली बात तो फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या है भाई फंडामेंटल राइट्स में। द फंडामेंटल वर्ड डिनोट्स दैट, मतलब व्हाई आर बेसिकली फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल। भाई राइट्स तो और भी तरीके के हैं ना, ऐसा क्या है तो फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। इसके दो रीजन है। पहला तो कि स्टेट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इनके अगेंस्ट, ठीक है, बहुत बेसिक है ये तो बहुत। अब भाई दूसरी बात है ना, समझने वाली बात है जो, देखो आप फंडामेंटल राइट्स को जब देखोगे ना, तो बहुत ही हॉलिस्टिक प्रोटेक्शन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एक इंसान के मटेरियल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल, हर तरीके के डेवलपमेंट में क्या है, इनका योगदान है। इसीलिए किसके हैं ये, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको फंडामेंटल बोला जाता है। दे आर फंडामेंटल इन नेचर। ओके, अब जरा इसकी एक और बात करते हैं। अब इसकी बात हो गई कि भाई क्या ये एब्सोल्यूट है, क्या ये एब्सोल्यूट है, क्या ये एब्सोल्यूट है, नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये स्टेटमेंट दे देगा, फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इट इन एनी सर्कमस्टेंस। ऐसा नहीं है, दे आर नॉट, ये इनका क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, मतलब पहली बात तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स पे, अभी देखेंगे फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। मतलब कि आप फंडामेंटल राइट पे रोक लगा सकते हो, ठीक है। कई आप किसी चीज में नहीं लगा सकते हो, सरकार कहे कि भाई हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं देंगे, इस पर लगती है रोक क्योंकि हमारा मन है, क्योंकि चुनाव आ रहा है और अब कुछ भी बोल, हम नहीं चाहते हमारे खिलाफ कुछ भी बोला जाए, या फिर हमारे पॉलिसी खराब है, इसकी क्रिटिसिज्म हो रहा है, हम नहीं चाहते कुछ भी बोला जाए, ये नहीं है ना। ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर मेंशन्ड, हर फंडामेंटल राइट के साथ, ठीक, वो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। उन ग्राउंड्स पे स्टेट क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, अभी बात करेंगे, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक। दूसरा, ये परमानेंट भी नहीं है भाई, ये परमानेंट भी नहीं है ना, ये परमानेंट नहीं है नेचर में। दे कैन बी टेकन अवे, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे चल के, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे उनको क्या करा जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। बेसिकली हटाया नहीं जा सकता है, उनका इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, रोका जा सकता है। मतलब योर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट टेकन अवे, बट योर पावर, योर राइट टू अप्रोच टू द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन आर टेकन अवे, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। अभी इस पर डिटेल बात होगी आगे। तो जब आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वही ले लिया, बिना आपको क्या, बिना बंदूक दे दी, बिना गोली के, या फिर बंदूक दे दी चलाना नहीं सिखाया, पिछले वीडियो में बताया था ना, कलम दे दी पर लिखना नहीं सिखाया, क्या कर लोगे, तो ये इनइफेक्टिव हो जाते हैं, परमानेंट नहीं है। और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपके चेंज करे जा सकते हैं या फिर अमेंड करे जा सकते हैं, बहुत बड़ी डिबेट है। जी हाँ, करे जा सकते हैं, बट अगेन कम्स केशवानंद भारती केस, यू कैन नॉट हर्ट द बेसिक स्ट्रक्चर बेटा, यू कैन नॉट हर्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जाम्पल,
ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया गया ना फंडामेंटल राइट्स में चेंज करके, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, है ना, लाया गया ना, ठीक है, चेंज करा गया फंडामेंटल राइट में, समझ गए? ओके, क्लियर, क्लैरिटी। अब जरा बात करते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, समझ में आई इतनी बात सबको? ठीक है। अच्छा, एक और बात, फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स सेल्फ एप्लीकेबल है, ठीक, जैसे कि आर्टिकल 50, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते भाई, बात खत्म, है ना। उसको एनफोर्स करने के लिए, उसको लाने के लिए आपको किसी लॉ की जरूरत नहीं है, बट कुछ ऐसे हैं जिनको एनफोर्स करने के लिए आपको लॉज की जरूरत है, जैसे कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी बोलता है, अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन है, कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो वो पनिशेबल होगा, ठीक। आप एक कैसे बोल दिया तो भाई कैसे, इसको पनिशेबल बनाने के लिए इस आर्टिकल को लॉ में या फिर इफेक्ट में लाने के लिए आपको एक लॉ की जरूरत है, तो वो लॉ आया किसकी तरफ से? पार्लियामेंट की तरफ से। फंडामेंटल राइट्स में केवल पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, क्यों? बिकॉज उनमें थ्रू आउट द कंट्री क्या होनी चाहिए बेटा? एक तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, याद रखना, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और क्या कहते हैं आपका, मैंने बताया आपको दूसरा कि कुछ सेल्फ एप्लीकेबल भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, उनको एप्लीकेबल बनाने के लिए, फोर्स में लाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको लेजिस्लेशन चाहिए होता है। ओके, क्लियर, ये सारे फीचर्स थे। अब बात करते हैं इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, ठीक है। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली। पब्लिक ऑर्डर बना रखने के लिए, एब्सोल्युटली। डिफेमेशन, एब्सोल्युटली। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, ठीक है। ऐसे क्या है, राइट टू, समझ लो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा छाप रहे हो, ऐसा कुछ पोस्टर बना रहे हो, ठीक है, मीडिया में ऐसा कुछ बोल रहे हो, दैट इज हर्टिंग द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो भाई क्या हो जाएगा आपके, क्या है वो नहीं, फिर वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसको रोका जा सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, पता है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उसी की वजह से, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर क्या हो रहा है आपका, हर्ट हो रहा है आपकी वजह से, ठीक है। हेट स्पीचेस को ले लो, ठीक है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक, तो वो क्या हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर हो रहा है, सोवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डिफेमेशन हो रहा है, डिफेमेशन सबको पता ही है ना, आप किसी के बारे में उल्टा सीधा या फिर स्टेट के बारे में। अच्छा, एक और बात, फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिकली ज्यादातर, अभी बताऊंगा एक्सेप्शन, स्टेट के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ है जो कि इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी है, प्राइवेट के खिलाफ भी है, जैसे कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाला बताया, ठीक है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 23-24 आर्टिकल में वो, ठीक है। वरना ज्यादातर क्या है आपके, क्या है, स्टेट एक्शन के खिलाफ है, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा, दो मित्रों की आपस में बहस हो रही है, या फिर आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो अनजान आदमी को, वो बोल रहा है भाई मेरे बारे में समझ बोलो, इंसान बड़े चौड़े बोलता है, अरे मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरे पास, अरे भाई नहीं है तेरे पास, ठीक है, वो स्टेट एक्शन के खिलाफ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, ठोक देगा तुम पे केस डिफेमेशन का, ठीक है, समझ गए, याद रखना इस चीज को। ओके, तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ओके, क्लियर, क्लैरिटी है अब तक? चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? अभी मैंने बताया आपको, है ना, अभी मैंने बताया आपको कि जो फंडामेंटल राइट्स है नेशनल इमरजेंसी के खिलाफ सस्पेंड सारे करे जा सकते हैं, लेकिन कैच है, आप अगर जनरलिस्ट तौर पर सोचोगे, एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं सोचोगे, एज यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर एज एन इन्फॉर्म सिटीजन नहीं सोचोगे, आप कहोगे हाँ भाई आर्टिकल 20-21 को छोड़ के क्या सारे राइट सस्पेंड करे जा सकते हैं, बट द टेक्निकल चीज इज, या फिर द कैच इज कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं करा जा सकता है बेटा, ठीक है। ओनली देयर इफेक्टिवनेस, एनफोर्समेंट, मतलब जो रेमेडी है कोर्ट को पहुंचने की, कोर्ट तक, वो सस्पेंड करी जा सकती है सारे राइट्स के लिए एक्सेप्ट 20 एंड 21। मतलब कि आपका 20 और 21 आर्टिकल क्या हो रहा है, अगर ब्रीच हो रहा है इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो क्या हो सकता है, तो आप तो भी कोर्ट जा सकते हो उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए। अगर आपका बाकी कोई राइट, फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी के दौरान हर्ट हो रहा है या फिर ब्रीच हो रहा है या फिर वायलेट हो रहा है, तो आप नहीं जा सकते हो कोर्ट। तो कौन सा कैन नॉट बी सस्पेंडेड भाई, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, समझ गए। एक और कैच है, समझ के जाओ। आर्टिकल 19 का क्या केस है भाई, देखो इसका ये केस है कि अगर नेशनल इमरजेंसी, आपको पता होगा, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रिबेलियन, ठीक है, इन 3 ग्राउंड्स पर लगती है, ठीक, या फिर हम वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन को एक साथ क्लब कर लेते हैं,
एक हो गया, और दूसरा हो गया इंटरनल रेबेलियन या फिर आर्म्ड रेबेलियन, नॉट इंटरनल। चेंज करा गया था किसके द्वारा? 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, है ना। आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया था, उसमें लगती है। तो अगर ये जो इमरजेंसी लगाई गई है, सॉरी, ये आपकी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन से लगाई गई है ना, इस रीजन से लगी है, तो आर्टिकल 19 भी जाता है, ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आर्म्ड रेबेलियन या फिर कह लो कि आंतरिक समस्याओं की वजह से लगी हुई है इमरजेंसी, तो आर्टिकल 19 का भी इंप्लीमेंटेशन नहीं जाता है। इसके लिए भी आप कोर्ट जा सकते हो। ये कैच याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहां से। ओके, क्लियर, यहां पे आप समझ गए। चलो, अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भाई आर्टिकल 22 याद होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? देखो, आर्टिकल 22 कहता है, एक तो पहले दो पार्ट है। पहला पार्ट कहता है कि 3 आपको प्रोटेक्शन मिलते हैं उसके अंदर। पहला पार्ट के अंदर पहला पार्ट कहता है कि आप अगर अरेस्ट हुए हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या है, कोर्ट के सामने या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, किसको? पुलिस को, एक्सक्लूडिंग द ट्रैवल टाइम, ठीक है। अगर कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है फर्दर, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या होना है? रिलीज करना है, ठीक है। तीसरा भाई क्या है? ये है कि आपको अगर अरेस्ट करा जा रहा है तो यू हैव द राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है। एक चौथा भी है, एक चौथा है कि यू हैव द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट आर्टिकल 22 का जो आता है वो बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन बेटा? देखो, सैडली इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, या फिर ओनली, हाँ ओनली है, ठीक है, चलो सिक्योरिटी के लिए वन ऑफ द रेयर लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द रेयर कंट्रीज या डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा कॉन्सेप्ट है। इसको ब्रिटिश इंडिया में लाया गया था भाई, है ना, बिकॉज तब बात आ रही थी, तब डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है, इट वॉज अ कॉलोनियल गवर्नमेंट। इसको व्हाट क्या मतलब है? अगर लगता है कि ये इंसान क्या है, खतरा बन सकता है, या फिर ये इंसान से कोई खतरा हो सकता है सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर के लिए, या फिर आपको बस शक है, बेसिकली कह लो यार आम भाषा में, ठीक है, तो प्रिवेंटिव, तो उसको जुर्म करने से पहले ही बचाव के लिए आप डिटेन कर सकते हो, ठीक है। इट्स अ बिग बिग क्रिटिसिज्म फॉर इंडिया, ठीक है। तो भाई किस आर्टिकल के तहत दिया? आर्टिकल 22 के तहत दिया है। क्या क्या बातें हैं इसके अंदर? पहला तो यह है कि आप डिटेन कर लो, लेकिन यू कैन नॉट डिटेन अ पर्सन बियॉन्ड 3 मंथ्स, बियॉन्ड 3 मंथ्स, ठीक। अगर 3 मंथ्स के बियॉन्ड करना है तो फिर क्या लगेगा? एक एडवाइजरी बोर्ड की क्या लगेगी? रिपोर्ट लगेगी, जो बोलेगी हाँ करो, है ना, करो इसको, इसके आगे भी आप कर सकते हो बिकॉज वैलिड रीजंस है। इस एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स होंगे हाई कोर्ट के जजेस, ठीक। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था जिसने इस 3 मंथ को कम करके 2 मंथ किया था, लेकिन वो क्या है, इफेक्ट में नहीं आ पाया, ठीक है, तो अभी भी 3 मंथ ही है, ठीक। दूसरा क्या है कि भाई जो डिटेन्यू है या फिर जिसको डिटेन करा जा रहा है, वो क्या है, उसको पता होना चाहिए ऑन विच ग्राउंड्स आई हैव बीन या फिर आई एम बीइंग डिटेन्ड, बट देयर इज स्टिल अ कैच। अगर कोई ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि पब्लिक सेफ्टी या फिर इंडिया की इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल सोवरेनिटी के लिए क्या है, क्रूशल है, नहीं बता सकते, तो ग्राउंड्स आप नहीं भी बताओ, ठीक है, ओके। तीसरा क्या हो गया भाई? तीसरा हो गया कि जो जिसको डिटेन करा जा रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने आप का क्या करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अगेंस्ट दैट ऑर्डर, ओके। ये 3 याद रखना, ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस, ओके, ठीक। तो आर्टिकल 22 में है भाई, याद रखेंगे इस बात को सब। अभी देखो आगे इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समझाया, अभी पूरा समझा दे रहा हूं, 10-15 मिनट हैवी एक्सप्लेनेशन रहेगा, रिवाइज होता जाएगा सब, आगे क्वेश्चन आएंगे, हम फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। चलो, the concept of right to information has been derived from which fundamental right? easy है यार, इसको तो क्या करना है, अब इसको सीधे लगा के हम आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि आर्टिकल 19 का है ना, याद रखिएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन किससे आता है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में बेटा 6 तरीके के राइट्स है, आपको एक पता होगा ना, ठीक है। 19(1)(a) राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1)(b) किसके बारे में बात करता है? पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। उसके अलावा फिर बाकी B, C, D, E ये सब बात करते हैं बेटा किसके बारे में? राइट टू फॉर्म यूनियंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव्स, है ना। बताओ जरा, 19C में है, कोऑपरेटिव्स वर्ड ऐड करा गया था ना, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था जिसके थ्रू 19B नया पार्ट भी ऐड करा गया था?
9B सॉरी, बताइए भाई कोऑपरेटिव्स किससे लाया गया था। ठीक है, करते करते यहाँ पे एक 19F भी था बच्चों, है ना, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात होती थी, उसको क्या करा था, डिलीट करा गया था। कौन से आर्टिकल से, 44 से, है ना, 19F और 31, आर्टिकल 31 दोनों राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करते थे, उसको 44th अमेंडमेंट से क्या करा गया था, डिलीट करा गया था, रखा गया था, कहां लाया गया था, फिर इसको यहां से चेंज करके 300A में ले आए थे। नाउ इज इट द क्वेश्चन आ जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कस्टमरी राइट है, या फिर आपका फंडामेंटल राइट है, या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन है, या बाई लॉ है, या कुछ भी, नॉन ऑफ द अबव। भाई क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है बट एफआर नहीं है। कौन से एक्ट से, कौन से अमेंडमेंट से, 44 अमेंडमेंट 1978। ओके, क्लियर, क्लैरिटी मिल गई। चलो 19(1) में ये है ना, 19(1) में सारे 6 राइट्स हैं, 19(2) में दिए हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इसकी बात हमने करी थोड़ी देर पहले। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डॉक्ट्रिन ऑफ फिफ्थ हैंड सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट है, 2-3 डॉक्ट्रिन है, आपको पता होनी चाहिए। पहली डॉक्ट्रिन ऑफ फिफ्थ एंड सब्सटेंस, ठीक। अब देखो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी डॉक्ट्रिन्स कहां से आती है बेटा, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट्स के क्या नाम है, जजमेंट से आती हैं। ये हेल्प करती हैं वैलिडिटी चेक करने की किसी भी लॉ की, मतलब जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस के दौरान ये हेल्प करती है। जैसे कि आपको पता होगा कभी कभी क्या केसेस आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर ब्रीच कर दी, है ना, मतलब यूनियन लिस्ट से हट के उसने स्टेट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया जो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, या उसको टच करता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेशन का क्या है, एरिया है, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, भाई द डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट अ लॉ इज नॉट, अगर टेक्निकली देखो आप तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए वो लॉ, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट्स मेन पर्पस इज विद इन द लेजिस्लेचर्स लीगल अथॉरिटी। आप समझे इस बात को, आप समझे इस बात को। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझाता हूं, आई एम अगेन सेइंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल। जो 3 फार्म लॉज आए थे जिनको चैलेंज करा गया था सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने वापस ले लिया उसे, उसके फैसला आने से पहले उसको चैलेंज करा गया था। बात ये हो रही थी उसमें कि जो एग्रीकल्चर है और जो ये सब है वो क्या है, स्टेट लिस्ट का है, ठीक है, तो ऐसे तो लॉ बना ही नहीं सकते। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट इस पर चर्चा करती है, फैसला देती, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करती, वैलिड डिक्लेयर कर देती, बिकॉज इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। तो इसके तहत क्या हो जाता, मेन पर्पस क्या था कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स और इन सबको क्या करा जाए, एक तरीके से कंसिस्टेंट कर दिया जाए, है ना, इस 3 लॉज का। तो फिर मेन पर्पस तो क्या है, यूनियन लिस्ट के तहत है या फिर यूनियन गवर्नमेंट के एम्बिट के अंडर है। बट जो लेजिस्लेचर का टेक्निकली देखो आप तो वो अथॉरिटी किसके पास थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास, नॉट गवर्नमेंट। तो क्या है वहां पे आती क्या, डॉक्ट्रिन और डॉक्ट्रिन ऑफ फिफ्थ एंड सब्सटेंस। समझ पा रहे हो, मतलब अगर मेन पर्पस आपकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर है, उसके तहत है, फिर भी आप थोड़ा सा ब्रीच करके अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहे हो, दूसरे की या स्टेट लेजिस्लेचर की ज्यूरिसडिक्शन में जाके लॉ बना रहे हो, तो उसको भी वैलिड प्रूफ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा जा सकता है। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ फिफ्थ एंड सब्सटेंस। समझ गए होगे, ठीक है। तो पहला ही आंसर सही है, डिस्कस कर लिया है हमने, ठीक है बच्चों। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एक डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, उसमें जुडिशरी कहता है कि व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट ऑल्सो डू इनडायरेक्टली। बताओ कमेंट सेक्शन में किसी को नॉलेज है, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, प्लीज बताइए विद एग्जांपल, ठीक है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 सस्पेंडेड ड्यूरिंग, कब होता है भाई, नेशनल इमरजेंसी। हाँ बिल्कुल नेशनल इमरजेंसी में होता है, अभी देखा, ठीक। अब देखो यहां पे एक कैच है, चलो ठीक है देखते हैं। स्टेट इमरजेंसी ना भाई, स्टेट इमरजेंसी में नहीं होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में नहीं होता है। अब देखो अ सिचुएशन ऑफ वॉर, ऐसे फंसाता है आपको यूपीएससी। अब अगर आप देखोगे सारा, हाँ सिचुएशन ऑफ वॉर से तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, वो तो एक ग्राउंड है, तो भाई तो होना चाहिए, इसका मतलब ये भी ठीक होगा। नहीं बेटा नहीं, जरूरी नहीं है कि वॉर होते ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, इट इज नॉट एट ऑल
कंपल्सरी। सिचुएशन ऑफ वॉर क्या है, ग्राउंड है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने का, ठीक है, बट इट्स नॉट ऑटोमेटिक, गवर्नमेंट को या फिर प्रेसिडेंट को बेसिकली करना पड़ेगा ये, ठीक है, करना पड़ेगा। कारगिल क्या डिक्लेयर हुई थी, बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 1965 वॉर डिक्लेयर हुई थी, बताओ कमेंट सेक्शन में। 1971 वॉर क्या डिक्लेयर हुई थी, बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी, तो सिचुएशन ऑफ वॉर इज नॉट एन ऑटोमेटिक वे टू सस्पेंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप समझे मेरी बात, इसको टेक्निकल चीज समझो। हाँ, अगर यहां पे लिखा हुआ था अ सिचुएशन ऑफ वॉर लीडिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो हो जाता सही, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, यहां पे होगा ओनली वन। ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको प्रिपेयर करा जा रहा है, आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। Which of the following provisions of Indian Constitution directly impact the relationship between state and the individual? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्युटली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एब्सोल्युटली, अभी समझेंगे उसको, आज के टॉपिक में है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज एब्सोल्युटली, सिटीजनशिप सब तो करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, हाँ नहीं गलत हो गया ये, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे ऑल 4 हो जाएगा, ठीक है, सारे ही करते हैं, ठीक है, याद रखना सारे करते हैं स्टेट और इंडिविजुअल के बीच रिलेशनशिप को, ठीक है। ये कैसे करता है अभी हम डिस्कस करेंगे, ये कैसे करता है अगली वीडियो है, टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, हम अगली वीडियो वाला चैप्टर है, ठीक है, ये डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। सिटीजनशिप कैसे करता है बेटा, इंडिविजुअल और स्टेट के बीच कैसे करता है सिटीजनशिप, स्टेट डिसाइड करता है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, रिनंसिएशन, डेप्रिविएशन, ठीक है, किसके, सिटीजनशिप के। एक्वायर के बेसिस पे आप कर सकते हो, आप लूज के बेसिस पे कर सकते हो, सब डिसाइड करता है स्टेट, ठीक। सिटीजनशिप एक्ट 1955 और 2019 के अमेंडमेंट से ये गवर्न होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेफ्ट इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्लियामेंट कि क्या करना है सिटीजनशिप को लेके, अभी बात करेंगे, आज का चैप्टर है सिटीजनशिप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया इज द सेम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिट्स के बारे में जरा समझिए बच्चों, देखिए रिट्स क्या होती हैं, रिट्स होती हैं वो टूल जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करके हमारे फंडामेंटल राइट्स और बाकी राइट्स और बाकी जितने भी लेजिस्लेशंस हैं उनको क्या करता है, इफेक्ट में लाता है, ठीक है। मतलब हमारे राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए या फिर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं सबको इंप्लीमेंट करने के लिए राइट्स एज ए टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सारे राइट्स को देखेंगे, ठीक है। पहले ये समझो, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज सेम, ना भाई ना, है, जान के हैरानी होगी कि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स इशू करने के लिए रिट्स, फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट्स ऑर्डिनरी लॉस को इफेक्ट में लाने के लिए भी रिट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट, हाँ, अगर टेरिटोरियल अथॉरिटी के सेंस में देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन बड़ा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो रिट्स के रिगार्डिंग टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो पूरे कंट्री में, बट ऑब्वियस, ठीक है। बट हाई कोर्ट केवल उन्हीं चीजों के लिए रिट्स इशू कर सकता है जो उनकी टेरिटरी में हो, मतलब यूपी का हाई कोर्ट है जो आपका, वो यूपी के लिए कर सकता है, कर्नाटका हाई कोर्ट कर्नाटका के लिए कर सकता है, मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु के लिए कर सकता है, ठीक है, समझ गए। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, को वारंटो, 5 रिट्स मेंशन्ड है और दोनों ही क्या कर सकते हैं, 5 इशू कर सकते हैं। मतलब पहला स्टेटमेंट गलत होता है, दूसरा सही होता है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू सिटीजन फॉरेनर्स, याद कर लो, ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल है। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है बेटा, 15, 16, 19, 29, 30 ये राइट्स है जो केवल और केवल सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, ठीक है। बाकी सारे ही किसको, हमारे नॉन सिटीजन या फिर फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं, ठीक। तो क्या होगा, इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, ठीक है, नॉन सिटीजन। तो भाई देख लो क्या था, 15, 16, 19, 29 में क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, ठीक है, 19 हो गया आंसर, ठीक। The right to privacy was declared a fundamental in which landmark judgment, very important भाई, ये आपका हुआ था पुत्तस्वामी, है ना, इसको हम लोग आधार कार्ड जजमेंट भी बोला जाता है ये, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत करा गया था,
बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, राइट टू प्राइवेसी को, ठीक है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो सारा बता चुका हूं, अब आपका आपकी बारी है कि आप इसका आंसर दोगे। दे आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, these rights are absolute, they can be suspended during national emergency except some, they are available only to Indian citizens, they are contained in part 4 of the constitution। देखो भाई अब तक पता ही होगा आपको आंसर क्या है, ठीक, दे आर एनफोर्सेबल बिल्कुल ठीक है, these rights are absolute नहीं, टू हटाओ, टू हटाया ये गया, ठीक, दे आर कंटेंट इन पार्ट 4 ये भी गया क्योंकि पार्ट 3 में है, पार्ट 4 डीपीएसपी है, 5 गया, 5 गया तो ये गया और ये गया, 1 एंड 3 केवल करेक्ट है। ओके ओके, दे आर अवेलेबल ओनली टू, नहीं यही तो बताया 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा बाकी राइट्स भी फॉरेनर्स को हैं, ठीक, क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं 21A के बारे में। अच्छा 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, किसके बारे में है, एलिमेंट्री एजुकेशन है ना। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के तहत क्या करती है, एज 6 to 14 ईयर्स तक की एजुकेशन इंश्योर करती है बच्चों के लिए। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, तो आप क्या करोगे भाई, गलत, हायर एजुकेशन नहीं करती है, क्या, एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। ये ओरिजिनली नहीं था, 21A में लाया गया, कौन से बेटा अमेंडमेंट से लाया गया, 86th अमेंडमेंट 2002 से, ठीक है, क्लियर, क्लैरिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 32, इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू ग्रांट रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। अब देख लो आर्टिकल 32 के बारे में, देखो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, बताया है, इट शोज अस द वे कि अगर कोई फंडामेंटल राइट आपका क्या होता है, वायलेट होता है, तो आपको क्या करना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आवाज आई ना मेरी प्रॉपर, ओके ठीक है, ठीक, क्या करता है बताता है आर्टिकल 32, ठीक। अब देखिए आप कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 क्या बनता है, एक मिनट रुक जाओ, 32 को बनता है द बेसिस फॉर जुडिशियल रिव्यू, इसी के थ्रू जुडिशियल रिव्यू का बर्थ होता है, ठीक है। और यही काम सेम फॉर हाई कोर्ट्स कौन करता है, 226 करता है, ठीक, 226 जुडिशियल रिव्यू का बेस है हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में। देखो अब एक कैच है, आपके ना रिट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट कैन डिनाई इट, हाई कोर्ट कैन डिनाई इट, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट, व्हाई, बिकॉज आर्टिकल 32 गिव्स द पावर टू सुप्रीम कोर्ट कि आपको, या फिर फॉर गिव द पावर टू अस टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, तो अकॉर्डिंग टू दैट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई, याद रखना, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू ग्रांट रिफंड ना, बिल्कुल भी नहीं भाई, इट कैन नॉट। रिट्स इशूड अंडर आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, एब्सोल्युटली ट्रू, अभी पढ़ा था, ठीक। तो हो गया क्या भाई, ओनली 2, 2 ही सही है यहाँ पे, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलो नहीं एक सेकंड रुको, यही तो कैच है, इनकरेक्ट, जल्दबाजी नहीं करनी है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, एक ही इनकरेक्ट है भाई, ओनली 1 है ना, यही नहीं करना है, यही तो चीजें, these are the demons या demons we have to conquer। चलो which of the following acts directly impact the enforcement of fundamental, अभी बताया आपको कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं, कुछ कुछ को अप्लाई करने के लिए आपको लाना पड़ता है क्या, कोई लेजिस्लेशन, ठीक। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आपका बहुत ही न्यूज में रहता है, मार्शल लॉ, आर्टिकल 34 के सेंस में मार्शल लॉ ना बेटा, सॉरी राइट में काम कर रहा हूं मैं, डोंट वरी, मार्शल लॉ, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए दिस इज, ठीक है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर, प्रिवेंटिव डिटेंशन एट नाइट ड्यूटी, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। आर्टिकल 22 में एक बात और जान लो, चलो अच्छा ऐसे आ जाता है, पार्लियामेंट को पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा क्या, कि जो एडवाइजरी बोर्ड है किस ग्राउंड्स पे, क्या मेथड फॉलो करेगा, ये प्रिस्क्राइब करने का कि 3 मंथ से ज्यादा डिटेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, और भी कई चीजें। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया, तो ये किसके तहत हुआ है, इसके तहत हुआ है, ठीक। राइट टू आरटीआई एक्ट बिल्कुल सही है भाई, है ना, आरटीआई एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने के लिए क्या लाया गया, ये लाया गया, क्लियर, 1 2 3 आंसर हो जाएगा, ओके।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 14, इट एंश्योर्स दैट इक्वल्स आर ट्रीटेड। हाँ, ये कॉन्सेप्ट याद रख लो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये मतलब नहीं है कि हम अनइक्वल्स को भी इक्वली ट्रीट करें, है ना, ठीक। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इक्वल्स विल बी ट्रीटेड इक्वली बट अनइक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, घूमना नहीं है इसमें, सही है, ठीक है। इट अलाउज फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट्स आर्बिट्री, ठीक। बट इसके साथ ही क्या बोला, लेकिन दैट शुड बी नॉट आर्बिट्रेरी, दैट शुड बी रीजनेबल। अगर हम अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो उसके ग्राउंड्स क्या होने चाहिए, उसके ग्राउंड्स रीजनेबल होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए, आर्बिट्रेरी तरीके से आप नहीं कर सकते हो, ठीक। तो ये भी ठीक है। इट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक, जिसे हम लोग अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। चलो, हाउ मेनी आर करेक्ट पूछ रहा है भाई, ऑल 3 आर करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप सब क्लियर होता जा रहा है ना, बेस आपका तैयार है, रिवाइज मैंने करा दिया है, हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, आर्टिकल 31B बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। पहले दूसरा देखते हैं। 31B का स्कोप है वो 31A से वाइडर है, एब्सोल्युटली ट्रू। कैसे? 31A 5 कैटेगरीज मेंशन करता है जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। बोलता है जैसे कि एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, एस्टेट ये वाला जो पहले जमाने में एस्टेट्स नहीं होते थे वो, ठीक है, माइनिंग लैंड, इन सबका एक्विजिशन अगर करता है सरकार तो उसको 31A के तहत क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड से 5 कैटेगरीज है, ठीक है। बट आर्टिकल 31B में क्या कहा गया, कहा गया है भाई कोई भी राइट या माफ करिएगा कोई भी लॉ 9th शेड्यूल के अंदर आता है ना, बताओ जरा कौन सा अमेंडमेंट चलाया गया था, पिछले हमने डिस्कस करा था, ठीक है। तो उसे आप नल एंड वॉइड घोषित नहीं कर सकते इवन इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये था इसका क्या है, स्कोप बड़ा हो गया ऑब्वियसली, यहाँ 5 कैटेगरी है, बोला कोई भी लॉ ऐड करो, ठीक है। तो भाई ये ठीक है, रीजन बिल्कुल ठीक है, बट हमें पहला देखना पड़ेगा। आर्टिकल 13B immunizes any law included in the 9th schedule from all fundamental rights whether or not the law falls under any of the 5 categories is specified in article 31A। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट इसमें कैच है, हम देखेंगे टेक्निकली ये ठीक है, ठीक। तो क्या हो गया, और 31B वाइडर है, कैलकुलेशन भी ठीक है, ए हो गया। बट आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये तो दिक्कत सुन के दिक्कत नहीं लग रहा है एब्सोल्युटली। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सबसे पहले केशवानंद भारती केस में बोला, उसके बाद IR कोलो केस में बोला। केशवानंद भारती केस 1973 में जन्म होता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। इफ आई एम रिमेंबरिंग इट करेक्टली इट वाज 24 अप्रैल, डेट अप्रैल तो था, डेट में देख लेना अगर ऊपर नीचे कुछ हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई देखो इस डेट में जन्म हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, अगर ऐसा कोई भी लॉ 31B में है, फंडामेंटल राइट से कुछ लॉज जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट कर रहा है, अगर भाई रूट कुछ भी कर लो आप, बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट नहीं कर सकते, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट कर रहा है तो क्या होगा, तो इट इज अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और ये क्या होगा, नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। लेकिन IR कोलो केस में बोला कि क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म इस तारीख को हुआ है, तो इस तारीख के पहले वाले लॉ चलो छोड़ दिए, इस तारीख के बाद जितने भी लॉ जो है वो 9th शेड्यूल में ऐड करे जाएंगे, दे आर अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द चार्ज ऑफ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, ओके। चलिए, हाउ मेनी हैव बीन इंटरप्रेटेड एज पार्ट 21 बाय द जुडिशरी। अच्छा भाई देख लो, आर्टिकल 21, ठीक है, बहुत है इसमें, अनगिनत है, सबसे अगर कह लो ना स्कोप जिसका बहुत बड़ा है, आर्टिकल 21 है, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अब राइट टू लाइफ में क्या क्या है, क्लीन एनवायरनमेंट भी है, ठीक है, राइट टू स्लीप भी है, राइट टू लाइवलीहुड भी है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी है। अब देखो ये नहीं राइट टू स्लीप तो मम्मी सुबह उठाती है हम नहीं उठेंगे, बिकॉज राइट टू स्लीप है हमारे पास, भाई स्टेट एक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है। बाबा रामदेव का केस याद है ना, ठीक है, वहां से इसको रिलेट करो, राइट टू स्लीप, ठीक। सेलेक्ट द आंसर, राइट टू डाई नहीं है भाई ना, हमारे में तो क्या है, वो है क्या कहते हैं, अच्छा डाई नहीं, माफ करिएगा, मैं इसको डाई नहीं आपको समझाने के लिए इसको सुसाइड करना चाह रहा था, राइट टू सुसाइड मान के चलिए इसको, ठीक, कुछ समझाना था आपको इसलिए। राइट टू सुसाइड नहीं है भाई, आप सुसाइड नहीं कर सकते, इंडियन लीगल सिस्टम में सुसाइड के लिए क्या है, पनिशमेंट है, ठीक है, पनिशमेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक।
तो क्या हो जाएगा, कितने ठीक हो जाएंगे यहाँ पे, हम राइट टू सुसाइड को कर लेके चले तो 3 ठीक है, ये गलत है, ओनली 3। ओके चलो समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मार्शल लॉ इज करेक्ट। मार्शल लॉ इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हुआ, टक टक टक, 2-3 आंसर मिल गया। एग्जाम में ऐसे ही करना, टाइम मत वेस्ट करना, आगे बढ़ जाना, यहां पे समझेंगे क्योंकि हम समझ रहे हैं। ड्यूरिंग द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 3 कैन बी सस्पेंडेड, एब्सोल्युटली हो सकता है। ठीक है, imposition of martial law puts the specified area under the control of military authorities, absolutely true। even वहां की जो गवर्नमेंट और लोकल जुडिशरी होती है उसमें सस्पेंड कर दिया जाता है, मिलिट्री कोर्ट स्टैब्लिश हो जाते हैं। एंड अगर मैं आम भाषा में कहूं तो मिलिट्री हैज अनरेस्ट्रेन्ड पावर, मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, ओके चलो आगे। The rule of equality before law is not absolute and there are constitutional and other exceptions to it। ठीक है, देखो रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो क्या कहता है, सब लॉ के सामने बराबर है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या कुछ एक्सेप्शंस भी है, वहां डिस्कस नहीं करे मैंने क्योंकि मैं यहाँ के लिए रुका हुआ था इस क्वेश्चन के लिए। देखो आर्टिकल 14 कहता है सब तो बराबर हैं लेकिन कुछ है जो एक्सेप्शंस है। प्रेसिडेंट गवर्नर ने अपने ऑफिस में रहते हुए ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करे हैं उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, उनको एक तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराया सकता है, उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करी जा सकती है। ठीक है, जब तक ये ऑफिस में तब तक इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करी जा सकती है। ठीक, सिविल प्रोसीडिंग करनी है तो भी आपको 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। ये सारे एक्सेप्शंस बता रहा हूं। ठीक है, फॉरेन डिप्लोमेट्स, यूएन डिप्लोमेट्स जो भी हैं उन सबको इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, दे डू नॉट कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन लॉ। ठीक है, और जो फॉरेन एम्बेसडर्स आते हैं, ठीक है, उनको भी क्रिमिनल और सिविल दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक क्लियर। और देखते हैं क्या है भाई, चलो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते एक सेकंड बच्चा, हाँ पढ़ते पढ़ते ये आ जाएगा। ठीक है चलो, The president or governor is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers। अभी बताया ये ठीक है, नॉट पूछ रहा है ना, ये नहीं होगा। No person shall be liable to any civil or criminal proceedings in any court in respect of the publication in a newspaper। Absolutely true, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन है। ठीक, The foreign sovereigns, rulers जिसको कहते हैं, ambassadors and diplomats enjoy immunity from only civil। ना भाई, क्रिमिनल भी तो है, प्लस क्रिमिनल। ओके चलिए क्लियर, यही आंसर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय, अच्छा इशूड टू प्राइवेट इंडिविजुअल। देखो हर रिट जो है ना वो प्राइवेट मैंडेबस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हेबियस कॉर्पस के बारे में बात करते हैं। देखो इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट द बॉडी। अगर आपने किसी को या फिर किसी भी स्टेट अथॉरिटी ने इसको इलीगली डिटेन कर रखा है, किसी भी पर्सन को, द कोर्ट कैन इशू द रिट टू प्रेजेंट him or her in front of the court and then you have to। ठीक है, but the catch is, ये इसको समझो, ये एक ऐसी रिट है जो केवल स्टेट के नहीं, ये इंडिविजुअल के भी खिलाफ जारी करी जा सकती है। जैसे कि मैं अगर आप में से किसी एक को इलीगली डिटेन करके रख लूं तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू दिस रिट टू मी कि भाई प्रेजेंट हिम और हर कोर्ट में। नहीं प्रेजेंट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली सजा मिलेगी। ठीक है, तो यही है। ठीक, मैंडेमस क्या है, मैंडेमस है कि इफ एनी ऑफिशियल पर्सन जो पब्लिक बॉडी पे बैठा हुआ है, पब्लिक अथॉरिटी बैठा हुआ है, वो क्या करता है, वो अपनी ड्यूटी को सही से फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता है वी कमांड, ठीक है, मैंडेमस, वी कमांड आप वो परफॉर्म करो ड्यूटी। ये प्राइवेट के अगेंस्ट इशू नहीं करी जा सकती है। ओके, प्रोहिबिशन, अच्छा और किसके अगेंस्ट इशू नहीं करी जा सकती, मतलब कोई डिस्क्रिशनरी है फंक्शन है ना, जैसे कि अगर आपका बॉस सरकारी ऑफिस में आपसे कहे कि भाई जान मेरे 2 कप चाय लेकर, और आप मना कर दो कि नहीं मैं नहीं लाऊंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके खिलाफ रिट जारी करेगा। नहीं भाई, वो डिस्क्रिशनरी फंक्शन है, वो स्टैट्यूटरी बेसिस पे आप पे क्या हो रहा है, इंपोज नहीं हो रहा है ना, लॉस के एम्बिट में आप उसको करने के लिए लाइबल नहीं हो जाते। अगर आप कर देते हो, चाय ला देते हो, वो डिस्क्रिशनरी है, अगर नहीं ला रहे हो तो ठीक है, आप कुछ ब्रेक नहीं कर रहे हो ऐसा, रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज। ठीक है, तो उसके लिए आपको नहीं कंपेल करा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, प्रोहिबिशन, ठीक है, लोअर कोर्ट जो है
उसको लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट क्या करता है, इशू ऑर्डर करता है कि भाई प्रोहिबिट्स, क्या प्रोहिबिट करता है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से ब्रीच करने को, उससे आगे बढ़ने को, ठीक है। सर्शियोरारी प्रोहिबिशन से एक स्टेप जाकर, अगर आप कोई लोअर कोर्ट अपनी अथॉरिटी इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर उसने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है जो कि उसके अथॉरिटी से बाहर था या फिर रॉन्ग भी था, तो उसको स्क्वैश करके हायर कोर्ट चेंज कर सकता है, ठीक है। यह है सर्शियोरारी, ठीक। ये याद रखना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केवल जुडिशियल अथॉरिटी से खिलाफ ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से खिलाफ भी इशू करी जा सकती है। ओके, समझ गए, ओके, क्लियर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, हेबियस कॉर्पस होगा। ओके, चलो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में क्या ट्रू नहीं है भाई, हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आंसर देखते हैं इसका, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देखो, कमेंट सेक्शन में बताओ। नॉट ट्रू। ना, ये आ गया ना भाई, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यहीं पे फंस गया ये, यहीं पे फंस गया ना ना, बताया था। अगर ऐसे ग्राउंड्स है जो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और इंडिया की सेफ्टी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए क्रूशियल है और आपको नहीं बताने चाहिए, तो यू आर फ्री नॉट टू टेल। ओके, क्लियर। द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज टू, अच्छा इंपॉर्टेंट है एक और इक्लिप्स। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल के बनने से पहले जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, ठीक है, अगर उनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है तो वो एब्सोल्युटली वहीं पर स्क्वैश हो जाता है, ठीक है। तो पहला ही आंसर होगा बेटा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलेंगे, दैट लॉ सीजेस टू ऑपरेट इफेक्टिवली। ओके, क्लियर। तो यहां फंडामेंटल राइट्स हम कंप्लीट करते हैं। अब जरा डीपीएसपी तरफ चलेंगे, देखते हैं डीपीएसपी के बारे में। देखो बेटा, डीपीएसपी के बारे में ज्यादा कुछ समझने का नहीं है ठीक है। डीपीएसपी के बारे में सबसे पहले समझो, दे आर ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। जब फंडामेंटल राइट से एब्सोल्यूट, डीपीएसपी क्या होगा, कहां से लिए गए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, कहां के, यूएसए के, ठीक है, ठीक। और डीबीएस के बारे में क्या समझना है भाई, दे आर नॉन एनफोर्सेबल, मतलब यू कैन नॉट अप्रोच कोर्ट फॉर देयर एप्लीकेबिलिटी, या फिर उनको अप्लाई कराने के लिए। ऐसे कि मान लो डीपीएसपी है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप नहीं जा सकते हो कोर्ट के पास कि भाई कोर्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, देखो, ठीक है। तो यू कैन नॉट अप्रोच कोर्ट इफ योर डीपीएसपी इज वायलेटेड। क्यों, एक मिनट समझो। देखो, फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या है, फंडामेंटल राइट्स आपको दिए राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स देता है कि भाई ये आपके राइट्स हैं, सर्टेन राइट्स हैं जिनको आपका स्टेट ब्रीच नहीं कर सकता है, मतलब आपको स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब these rights are conferred upon you, ठीक है। this is something the constitution has given you, fundamental rights, but DPSP is something that has been conferred to the state। ये स्टेट को क्या दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए कि भाई ये आपको इसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। और हम मानते हैं अभी आपकी सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी उस टाइम पे कि आप ये सब कर पाओ, ठीक है, लेकिन यू हैव टू एस्पायर फॉर दिस, योर एक्शन शुड बी अलाइंड फॉर दिस। धीरे धीरे आपको क्या करना है, इसको अचीव करने के लिए कोशिश करनी है, जो कि करा भी गया है। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत स्टैब्लिश करने को बोला गया था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स उसको करा भी गया है, ठीक है। और भी चीजें हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन वाला देखा ना, वो भी पार्ट था, वो भी करा गया है, ठीक है। समझे आप इस बात को, ये है डीपीएसपी का नेचर, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके बच्चों, ठीक है, फटाफट। इंस्पायर्ड फ्रॉम, अरे भाई इससे आसान क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। Which of the following does not fall under the purview of DPSP? Protection of childhood and youth, providing equal pay for equal work। अच्छा, आपको DPSP बाय आर्टिकल सारे याद होने चाहिए, याद रखिए इस बात को, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, एंश्योरिंग द राइट टू, फंडामेंटल राइट है, ये नहीं है, नॉट पूछ रहा है ना, एब्सोल्युटली ट्रू, ओके। चले फिर आगे बढ़े। Which of the following DPSC were not a part of original text? अब देखो भाई, ठीक है, कौन सा था जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, सीए लिख देता हूं, कई सारे डीपीएसपी ऐड करे गए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये बताना है कि बाद में क्या ऐड करा गया, ठीक है।
ये था मॉन्यूमेंट्स वाला, हाँ ये था भाई, ये नहीं होगा, ये पहले से ही था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से था, ठीक। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 39A ऐड वाज एडेड, ठीक है, तो हमारा ये सही होगा। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, 39 ये भी ऐड करा गया था, 39 में कई सारे हैं, उनमें से एक ये भी ऐड करा गया था, ठीक। तो भाई क्या हो जाएगा, 3 और 4 एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है, ओके। ये भी क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करो, कौन से अमेंडमेंट से क्या ऐड करा गया है डीपीएसपी में, पूछा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 37C was introduced to give primacy to which of the following principles, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ ये बोला गया था भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए क्या है, 31C के 2 पार्ट हैं, पहला वाला है, दूसरा वाला है, दूसरा वाला यहाँ पेन क्वेश्चन है, समझ लो। ये बोला गया था कि अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी ऐसा लॉ बनाया जा रहा है और वो फंडामेंटल राइट्स क्या है, वायलेटिव भी है, तो भी चलेगा, तो इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा बनाया गया था। इट्स क्वाइट फनी, ठीक है, बट अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, बट आपको बताने के लिए बस बता रहा हूं, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस, इसको प्राइवेसी देने के लिए, ठीक। The state shall take steps to organize village panchayat and endow them with such powers as may be necessary to enable them to function as units of central government. ये डीपीएसपी का पार्ट है भाई, आर्टिकल 40, इसको क्या करा गया है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया गया है, किसमें आपको पता होगा, शेड्यूल 11, शेड्यूल 12, है ना, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1972। तो ये किसका हिस्सा थे बेटा, डीपीएसपी का, डीपीएसपी है पार्ट 4, तो आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा, आप कहोगे सर ये तो फिर अब इसके शेड्यूल है, पार्ट क्यों हिस्सा होगा कोई, बेटा मेरी बात सुनो, ये लैंग्वेज उसने स्पेसिफिकली दे दी है ना, ये लैंग्वेज उसने स्पेसिफिकली दे दी है, तो ये लैंग्वेज जो है वो डीपीएसपी में ही है, एज इट इज तभी दिया है मैंने, ठीक है, आंसर हो जाएगा 4, पार्ट 4, ओके, क्लियर। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सोशियो इकोनॉमिक राइट से पूछ रहा है, इनमें से डायरेक्ट इंपैक्ट किसका है, एब्सोल्युटली है, एब्सोल्युटली है, नहीं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, पॉलिटी पे है, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स पे सिटीजन्स के नहीं है, ओनली 2 हो जाएगा, ओके। चलिए आगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 में कहता है कि स्ट्राइव फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डीपीएसपी हमारा बोलता है सरकार को, ठीक है। एक्टिव तो इनमें से कहता है कि किस किस में इंडिया के एक्शन में रिफ्लेक्टेड है, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन यूएन की पीसकीपिंग मिशन, एब्सोल्युटली ट्रू, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन पीस में हेल्पफुल है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बिल्कुल ठीक है, अपोजिशन टू यूनिलैटरल सैंक्शंस आउटसाइड, एब्सोल्युटली ट्रू, तीनों होगा, ठीक है। चलिए, ठीक, इजी क्वेश्चन आई गेस, है ना, हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, बिल्कुल सही बताया, नॉन एनफोर्सेबल जो बताया ना वो यही है, नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग, हाँ, तो इनको इंप्लीमेंट कैसे करा जा सकता है, ये देखो, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू नहीं, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू नहीं, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू नहीं, जुडिशियल रिव्यू तो आप जा ही नहीं सकते, डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, डीपीएसपी वायलेशन बताया, बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब ये क्या भाई, देखो, इनको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए लेजिस्लेशन, कोई या तो लॉ लाओ, है ना, या तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही ले आओ, अमेंडमेंट लॉ ले आओ, जैसे कि अभी बताया बार बार, 73rd 74th अमेंडमेंट ले लो ना भाई, इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 40 को इसको लाना पड़ा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, लेजिस्लेशन को देख लो कैसे, नलसा के बारे में सुना होगा आपने, है ना, नलसा का फॉर्मेशन करा गया था बेटा, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब लेजिस्लेशन पास करा गया उसको बनाने के लिए, इसको किस लगा, आर्टिकल 39A प्रोवाइड फ्री लीगल एड, है ना, उसके लिए स्टैब्लिश करा गया नलसा के लिए। नलसा क्या करता है बेटा, नलसा स्टैब्लिश करता है आपके ऐसे कोर्ट्स जहां पे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के थ्रू, एग्जांपल बताओ इनका कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक है, बताओ ऐसे कोर्ट्स क्या होते हैं जो नलसा स्टैब्लिश करता है, एडीआर के कॉन्सेप्ट के थ्रू, फ्री लीगल एड के थ्रू,
क्या करता है, क्विक डिस्पर्सल ऑफ केसेस एंड ऑल्टरनेटिवली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ना जाना पड़े, ये प्रोवाइड करता है। 39A को इंप्लीमेंट करने का वन ऑफ द वे है ये। ओके क्लियर। तो आंसर यहां पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। ओके, which of the following DPSP were not added by 42nd amendment of 1976? मिनिमाइज इक्वालिटीज ऑफ इनकम, यही था क्या, इसको ऐड करा गया था 39 में, ऐड करा गया था इसको 39 में, ऑलरेडी कुछ था, इसको ऐड करा गया था वहां पे, ठीक है। ये 44 से करा गया था बेटा, ठीक है, 1978, ठीक है। बाकी तीनों जो आप देख रहे हो वो 42nd से ही करेंगे। क्लियर। टेक स्टेप्स सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स 43A में करा गया। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरमेंट 43A में ना, ये 48A में करा गया। प्री लीगल एड 39A, अभी बताया। क्लैरिटी है बच्चों। चलो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपी? कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज डीपीएसपी इन सोशलिस्ट, गांधीयन, नहीं, ये हमने कर रखा है अकॉर्डिंग टू अवर अंडरस्टैंडिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्लासिफिकेशन नहीं करा है, गलत हो गया, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड, हाँ ये ठीक है, इसी से इंस्पायर्ड है। DPSP is required parliamentary legislations to come into force, absolutely true, बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। only two, ठीक है, दो ही करेक्ट है। ठीक, एक सेकेंड उसमें पानी पी लूं थोड़ा बच्चों, ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। The directive principles aim at establishing a sovereign socialist secular democratic republic, नहीं अब वेलफेयर स्टेट, जी हाँ, एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करने में एक हेल्प करते हैं। अच्छा देखो, एक बात सुनो मेरी, एफआरस को जहां तक आप देखोगे ना जब, तो हमें वो क्या प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकली एम्पावर करता है, ठीक है, पॉलिटिकली एम्पावर करता है। ऑल्दो पॉलिटिकल एम्पावर करके, पॉलिटिकल राइट्स हमको दे के वो क्या करता है, हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। बट डीपीएसपी का नेचर आप देखोगे ना, ज्यादातर क्या है, वेलफेयर ओरिएंटेड है। मतलब अगर आप पढ़ोगे उसको तो आपको ये समझ में आएगा कि ये स्टेट को बोल रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। बताया ना थोड़ी देर पहले क्या करता है, डीपीएसपी स्टेट्स को बार बार अपने ये बोल रहा है कि भाई एक ऐसा स्टेट बनाओ जो वेलफेयर ओरिएंटेड हो, जो वेलफेयर स्टेट हो। जैसे 39A इन मिनिमम, 39A नहीं सॉरी, हाँ 39A में तो फ्री लीगल एड, ये भी देख लो, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करो। 39 में मिनिमाइज करो इनकम इक्वालिटीज। 43 में है मैनेजमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन करो मैनेजमेंट में। 48 है एनवायरमेंट क्लीन बनाओ। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। 40 विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करो, समझ रहे हो आप। 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेटेड रखो। 51 इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए जाओ। मतलब वेलफेयर स्टेट बनाने की बात चल रही है हर जगह, आप देखोगे, ठीक है। बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं, द फॉलोइंग पेज इनकरेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 37, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, ये तो करेक्ट है। आर्टिकल 50 प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, यही गलत है। आर्टिकल 50 क्या बात करता है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन के बारे में बात करता है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन के बारे में बात करता है, आंसर ही हो जाएगा। पर देख लेते हैं आगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है 44। 47 प्रमोशन ऑफ, अच्छा ये भी गलत हो जाएगा, ये एक मिस्टेक है, सॉरी फॉर दिस, है ना। ये बात करता है 47 में से किसका बात करता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स और पब्लिक हेल्थ को अप करने के बारे में बात करता है, इंप्रूव करने के बारे में बात करता है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड्स, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स के एलिमिनेशन की बात करता है, ठीक है। ओके क्लियर, तो ये दोनों ही इसमें सही होंगे, ठीक है, आप समझ गए। चलो, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर कहां आता है बताओ जरा, ठीक है, ये बताओ जरा किसका पार्ट है, ये डीपीएसपी का पार्ट है भी या नहीं है। ओके, which of the following is or are correct with respect to directive principle of state policy? DPSPs are subordinate to fundamental rights. Fundamental rights are negative or prohibitive in nature, while DPSPs are positive or affirmative. DPSPs are ineffective or inapplicable without legislative backing. देखो ये तो ठीक है ना, ये तो ठीक है, डेफिनेटली ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव और प्रोहिबिटिव, बोलोगे सर फंडामेंटल राइट्स और नेगेटिव नहीं होते, वो तो अच्छी चीज है। हाँ नेचर की बात कर रहे हैं,
ठीक है, प्रोहिबिटिव, स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं। आप बार बार देखो, स्टेट आप ये नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप अनटचेबिलिटी प्रमोट नहीं कर सकते, आप फ्रीडम ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं छीन सकते, आप बिना किसी को अरेस्ट के ग्राउंड्स बताए अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी को 3 मंथ से ज्यादा आप डिटेन प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं कर सकते, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रमोट नहीं कर सकते, आप चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते, आप रिलीजन के टाइम पे क्या नहीं करते, आप रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सारे आप देखोगे क्या है, नेगेटिव है, प्रोहिबिटिव है, रोकते हैं। आप डीपीएसपी को देखोगे क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड अप करो, पब्लिक हेल्थ को बेहतर करो, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, वर्कर्स का जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड बढ़ाओ, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करो। क्या बोलता है, पॉजिटिव एफर्मेटिव नेचर, समझे? ऐसे पढ़ो पॉलिटी तो आएगी समझ में पॉलिटी। डीपीएसपीज आर सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स, नहीं, आप जब ऐसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो है, फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर हैं, उनको तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं, डीपीएसपी तो नहीं करा सकते हैं। कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को क्या होगा, आर्टिकल 13 अगर वायलेट करता है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, डीपीएसपी तो नहीं होता है। बट नो, डीपीएसपी आर एज इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स। और ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, दिस हैज बीन कोटेड बाय सुप्रीम कोर्ट कि डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स go hand in hand and DPSPs are not subordinate to fundamental rights. Okay, clear है? तो ये गलत हो जाएगा, आर सबऑर्डिनेट गलत है, पहला गलत हुआ, 2 और 3 आपको अपना आंसर मिल गया। ओके, चलो, we have approached the end of our video। देखिए सिटीजनशिप मैं अभी इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ, बहुत ही लेंथी बल्कि वीडियो हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है। जो क्वेश्चन सिटीजनशिप के थे इसके बाद वो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके आपको पढ़ा देंगे। ओके, ठीक है, स्किप कुछ भी नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। इस वीडियो को मैं इसलिए यहाँ पे रोक रहा हूँ, वीडियो को क्रिस्प रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, तो आपके लिए ही क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सिटीजनशिप को हम लोग अगले वीडियो में साथ में ऐड करके पढ़ लेंगे। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंस्पायर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कहां से इंस्पायर्ड है भाई, गांधी नहीं, गांधी आइडियोलॉजी से नहीं है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, एकदम पूरा डीपीएसपी ही इंस्पायर्ड है। यहाँ स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, डीपीएसपी वो इंस्पायर्ड है। ये क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस, ये पूछ रहा है, मतलब बेसिकली 51 पूछ रहा है कहां से इंस्पायर्ड है भाई, प्रीएम्बल टू द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ठीक है, क्लियर? ओके, देखो आज का आखिरी क्वेश्चन, इससे पहले फिर वही बात कहूंगा, आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करिए हमारे साथ। हम इंश्योर करेंगे, थिंक टैंक यूपीएससी की टीम इंश्योर करेगी कि क्या हो, आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो बच्चों। ठीक है, और मैक्सिमम बेनिफिट होगा। पॉलिटी इज अ गेम ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, पॉलिटी जितना एक वर्ड में तो घुमा देता है पूरा क्वेश्चन। मैंने इतनी बार लक्ष्मीकांत पढ़ी, जितनी बार पढ़ता हूं हर बार कुछ नया मिल जाता है। आई थिंक यू विल एग्री, लक्ष्मीकांत इज समथिंग, क्या 50 बार पढ़ लो फिर भी क्या 19 बार पढ़ने जाओगे तो एक नया वर्ड आपको मिल जाएगा, अच्छा ये भी होता है, उसमें घूम जाओगे। लक्ष्मीकांत इज द बाइबल ऑफ यूपीएससी पॉलिटी। आपने देखा होगा बहुत पॉडकास्ट में यहाँ वहां लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत तो नहीं पढ़ी मैंने, तो ये झूठ है सब। लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी तो फिर ठीक है, बहुत किस्मत वाले तुम, तुम्हारा यूपीएससी निकल गया, पर आप पढ़ो लक्ष्मीकांत। किसी बातों में मत आओ कि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है, ना भाई, लक्ष्मीकांत पढ़ो। It is the most comprehensive and the most useful book for UPSC। और लक्ष्मीकांत से पैसे नहीं मिले मुझको, ठीक है, याद रखना। ओके, which of the following can not be classified as a socialist? देखो 3 में करा गया है ना, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ओके, तो बताना है कि सोशलिस्ट इसमें से क्या नहीं है। ठीक है, कैन नॉट बी क्लासिफाइड। स्टेट शैल अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर आपको सोशलिज्म कॉन्सेप्ट ही पता है तो भी आप इसको बाय दिमाग अपने क्रैक कर लोगे। ठीक है, स्टेट शैल अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, ये तो है सोशलिस्ट। स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर, ये भी है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। स्टेट शैल थ्राइव टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड, ये भी है। स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड ऑन एन इंडिविजुअल कोऑपरेटिव, नहीं, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है भाई। गांधीयन आइडियोलॉजी अगर आपको पता है तो गांधी जी बहुत स्ट्रेस देते हैं विलेज इकोनॉमी पे। ठीक है, और उस पे विलेज इकोनॉमी पे स्ट्रेस देते हुए वो स्पेसिफिकली किस पे स्ट्रेस देते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे। ठीक, तो आंसर यही हो जाएगा। और आज का वीडियो यही होता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज करके जाइए, मैक्सिमम शेयर करिए, बिकॉज दिस सीरीज गोना बी वेरी हेल्पफुल। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है, भले ही 5-10 मिनट वीडियो एक्स्ट्रा क्यों ना हो जाए, ठीक है। याद रखिए इस बात को कि ये सीरीज आपको पूरी लक्ष्मीकांत कवर कराएगी। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर 3 डेज, ठीक है। 3 दिन के अंतराल पे आपको एवरी थर्सडे आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। ओके, क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।